नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। कोई खुफिया एजेंसी कितनी दुस्साहसी हो सकती है? दुश्मन देश में जासूस भेज देगी, ऑपरेशन कर देगी, राज चुरा लेगी। इससे ज्यादा कुछ आपके दिमाग में आ रहा है क्या? लेकिन दुनिया में एक एजेंसी है जो हर बार ऐसा कुछ कर गुजरती है कि गेम एक नए लेवल पर चला जाता है। हम मोसाद की बात कर रहे हैं। वही मोसाद जो पेजर में बम छुपा देता है और महीनों बाद उसे डिटोनेट करता है, अगले ही दिन वायरलेस सेट में धमाका करता है और उसके बाद अंदेशा भी किसी को नहीं लग पाता। लेकिन क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति अपने ही दुश्मन देश का एजेंट बन जाए? ये कहानी ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की है। अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि अहमदीनेजाद को इजराइल ने अपने जासूस की तरह इस्तेमाल किया है। महमूद अहमदीनेजाद 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति थे। उस दौरान वो ईरान के सबसे कट्टर नेताओं में गिने जाते थे। जब वो राष्ट्रपति थे तो अक्सर इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े बयान दिया करते थे, इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे। उन्हीं के शासनकाल में ईरान ने अपना यूरेनियम प्रोग्राम भी शुरू किया, जिसके बाद दुनिया के कई देशों को शक हुआ कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। उस समय ऐसा लगता था कि उन्हें इजराइल से सबसे ज़्यादा नफरत है। लेकिन ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद को लेकर अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। वही राष्ट्रपति पद से हटने के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे, यानी वो मोसाद के एजेंट बन गए थे। कैसे शुरू हुई पूरी कहानी? 26 सितंबर 2016 ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को तेहरान की एक इस्लामिक सेमिनरी से आमंत्रण आया। इस कार्यक्रम में उन्होंने सेमिनरी के छात्रों को संबोधित किया। कार्यक्रम में खामनेई जाते हैं, धर्म की बातें करते हैं, साथ में उस समय ईरान की राजनीति के सबसे विवादित शख्स पर भी टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि अहमदीनेजाद मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनसे अगला राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने की अपील की है। अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो यह देश को 2 हिस्सों में बांट सकता है, जिससे अंत में देश का ही नुकसान होगा। ठीक 7 महीने बाद 20 अप्रैल 2017 को ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भर देते हैं। बड़ी खबर यह नहीं थी कि अहमदीनेजाद ने फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया, बल्कि बड़ी खबर यह थी कि उन्होंने रहबर मुअज्जम इनकलाब इस्लामी यानी ईरान के इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर की अवहेलना की। सार्वजनिक रूप से खामनेई के मना करने के बाद भी अहमदीनेजाद ने पर्चा भरा, लेकिन गार्डियन काउंसिल ने उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए गार्डियन काउंसिल का अप्रूवल मिलना जरूरी होता है। इसके लिए 12 मेंबर्स की सहमति आपको चाहिए होती है, जो गार्डियन काउंसिल में बैठते हैं। 6 सिविल लॉयर्स होते हैं जिनको पार्लियामेंट चुनती है वहाँ की, और 6 इस्लामिक धर्म गुरु होते हैं जिन्हें सीधे सुप्रीम लीडर चुनते हैं। खामनेई से नाराजगी, अहमदीनेजाद 2 टर्म के लिए ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 4-4 साल का वहाँ का कार्यकाल होता है। ईरानी सिस्टम में एक शख्स 2 टर्म तक राष्ट्रपति रह सकता है, इसके बाद उसे न्यूनतम 1 साल का गैप देना होता है। लगातार 3 चुनाव नहीं लड़ सकते। 2017 में जब अहमदीनेजाद पर्चा भरते हैं तो कानूनी रूप से सही थे। अगर उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी मिलती तो उनका सामना सर्विंग प्रेसिडेंट हसन रूहानी से होता। अब रूहानी जो अलोकप्रिय नहीं थे, रिजीम की पसंद के थे, लेकिन रूहानी और अहमदीनेजाद के बीच अगर पॉपुलरिटी कॉन्टेस्ट होता तो कौन जीतता ईरान में हर कोई जानता था। इसके बाद अहमदीनेजाद 2021 में चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, जब रईसी जीते थे। खामनेई की अनुमति उन्हें नहीं मिली। रईसी के असल में मृत्यु हो जाती है और 2025 में फिर चुनाव होते हैं। तो एक बार फिर अहमदीनेजाद पर्चा भरना चाहते हैं, लेकिन रहबर साथ नहीं थे। यहाँ तक आते आते अहमदीनेजाद समझ जाते हैं कि खामनेई अपने जीते जी उन्हें प्रेसिडेंट बनने नहीं देंगे, और अब अगर उन्हें सत्ता हासिल करनी है तो कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। मोसाद का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। मोसाद के इस ऑपरेशन की शुरुआत साल 2022 के आसपास हुई। मोसाद को लग रहा था कि अहमदीनेजाद ईरानी सत्ता से नाराज है और दोबारा देश की कमान संभालना चाहते हैं। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अहमदीनेजाद की ईरान के कामकाजी और कम कमाई वाले लोगों के बीच अब भी पकड़ है। ऊपर से वो ईरान के पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जाना माना चेहरा भी थे। ऐसे में अगर ईरान की मौजूदा सत्ता गिरती तो उन्हें नए नेता के तौर पर सामने लाया जा सकता था। यह अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली एक योजना थी। जिस नेता ने खुद के राष्ट्रपति रहते हुए इजराइल को कभी मुंह नहीं लगाया, उसी नेता को इजराइल अपना एजेंट बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मोसाद का मकसद सिर्फ खुफिया जानकारी हासिल करना नहीं था,
क्योंकि खुफिया जानकारी के लिए मोसाद इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। उसका असली मकसद ईरान की गद्दी पर अहमदीनेजाद को बिठाना था। अब मोसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अहमदीनेजाद से बात कैसे हो और उसके लिए मुनासिब जगह क्या होगी। इसके लिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को चुना गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के शुरुआत में हंगरी सरकार के एक आला अधिकारी ने लुडोविका यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस के रेक्टर गिरगली डेली से संपर्क किया। उनसे क्लाइमेट चेंज पर एक कॉन्फ्रेंस करने और उसमें अहमदीनेजाद को बुलाने के लिए कहा गया, लेकिन यह कॉन्फ्रेंस केवल एक दिखावा था। असल मकसद था अहमदीनेजाद और इजरायली खुफिया अधिकारियों के बीच सीक्रेट मीटिंग करवाना। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के तत्कालीन चीफ डेविड बार्निया खुद अहमदीनेजाद से मिलने बुडापेस्ट पहुंचे। दावा है कि अहमदीनेजाद के स्पोक्स पर्सन और करीबी इलाई अली अकबर जवन फेकर को इसराइल की ओर से कई अंडर द टेबल पेमेंट भी किए गए। इजरायली अफसरों ने अहमदीनेजाद को ट्रिप्स और स्टे का खर्च तक उठाया। इसके बाद उनके खेमे और मोसाद के अफसरों के बीच और भी कई मुलाकातें हुई। पुरानी कट्टर छवि बदलने की कोशिश। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया कि अहमदीनेजाद ने पिछले कुछ सालों में अपनी पुरानी कट्टर छवि को बदलने की भी कोशिश की। उन्होंने अंग्रेजी सीखी, अपने पहनावे और पब्लिक इमेज में बदलाव किया, यहाँ तक कि ईरानी सत्ता की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना भी शुरू किया। इजरायली खुफिया अधिकारियों को कथित तौर पर यह लग रहा था कि इस इमेज के साथ अहमदीनेजाद को आगे चलकर ईरान के एक नए लीडर के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन इस कहानी में सबसे ड्रामेटिक फेज फरवरी 2026 में आया। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदीनेजाद के घर के प्रेमाइसेस पर इजरायली हवाई हमला हुआ। इसमें उनके सुरक्षाकर्मी और बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया गया। इसके बाद मोसाद के एजेंट कथित तौर पर अहमदीनेजाद को वहां से निकालकर तेहरान के एक सीक्रेट लोकेशन पर ले गए। लेकिन इसके बाद सब कुछ इतना स्मूथ नहीं रहा जैसा पहले था। दावा है कि अहमदीनेजाद इस पूरी कार्रवाई और युद्ध से नाराज हो गए थे। वो कुछ समय बाद उस सीक्रेट लोकेशन से बाहर निकल गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 सीनियर ईरानी अफसरों के हवाले से दावा किया कि इसके बाद ईरानी आलाकमान को अहमदीनेजाद के इजराइल से नज़दीकी भनक लग गई। इसके बाद IRGC की इंटेलिजेंस ब्रांच ने उन्हें हिरासत में लेकर नज़रबंद कर दिया। IRGC ने फिर क्या किया? 13 जुलाई को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया गया कि खामनेई के साथ विवाद के बाद अहमदीनेजाद अपने विश्वास पात्रों और सलाहकारों से विदेशी मदद के जरिए सत्ता हासिल करने पर बात कर रहे थे। यह बात अखबार को अहमदीनेजाद के ही एक करीबी सहयोगी ने बताई है। अखबार ने एक डिटेल रिपोर्ट छापी जिसका टाइटल है इनसाइड इजराइल सीक्रेट ऑपरेशन टू कल्टिवेट अहमदीनेजाद। इसे मार्क मजीटी, जुल्नी बॉस, फरनास फसीही और रन बर्गमन ने मिलकर लिखा है। इसमें दावा किया है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो उनका लक्ष्य केवल इस्लामिक रिजीम को खत्म करना नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता भी सौंपना चाहते थे जो ईरान को अच्छी तरह से जानता हो। यह व्यक्ति ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद थे। वही अहमदीनेजाद जिन्हें सबसे कट्टर राष्ट्रपति में से एक माना जाता था। ईरान के जितने हुए इस्लामिक क्रांति के बाद मोसाद ने बाकायदा इसके लिए प्लान बनाया। कई ऑपरेशन तैयार हुए। हमले के पहले मोसाद के मुखिया और दूसरे अधिकारी अहमदीनेजाद से विदेश में कई बार मिले और इस प्लान की पूरी जानकारी CIA को दी जा रही थी। अंततः प्लान फेल हो गया। अखबार का दावा है कि अब इस प्लान के बारे में IRGC को पता चल चुका था। अखबार की रिपोर्ट ने नहीं, उनसे काफ़ी पहले, इसलिए अहमदीनेजाद ईरान में किसी जगह नज़रबंद रखे हुए हैं। हालांकि अहमदीनेजाद की तरफ से इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। गाज़ा मीडिया पैलेस्टाइन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदीनेजाद के दफ्तर ने मोसाद से संपर्क, उन्हें भर्ती करने की कोशिश और उनकी नज़रबंदी से जुड़े दावों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है। तो आज हमने आपको मोसाद के ईरान में सबसे बड़े ऑपरेशन की कहानी सुनाई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।